हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, मॉर्निंग हो चुकी है। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, जिससे वो भी इस सेशन में कनेक्ट हो पाए और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा पाए। बिल्कुल यार, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यार, 11th ऑफ जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहने वाला है। कामयाबी की सुबह के जैसी, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। डियर, यहां पर बोला गया है कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। बिल्कुल डियर, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर हम कामयाबी की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो उसका कंपैरिजन सुबह से किया गया है, मॉर्निंग से किया गया है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। डियर, बहुत ही कॉमन सी सेइंग है जो हम लोग बोली जाती है, नॉर्मल सी। क्या जो जागता है वो पाता है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है ना। ये बहुत ही रीजनल लोकल लेवल पे बोली जाती है ना डियर। तो कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है और इसी मॉर्निंग में इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग चलेंगे आगे स्टेशन की तरफ, देखेंगे क्या चीजें होने वाली है। ठीक है डियर, तो फटाफट से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम कैंडिडेट जिससे कनेक्ट हो पाए और फाइनली सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इज, जैसा कि आप सभी जानते हैं डियर, इस सेशन में हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में हम लोग पहले एमसीक्यू, पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं, है ना। टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, जो भी न्यूज रही होती है अप्रॉक्स, है ना। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट करते हैं, स्टैटिक जीके के बाद में एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं और टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं डियर। यहाँ पर टारगेट लेकर चलते हैं कि अप्रॉक्स हम 10 न्यूज डिस्कस करेंगे। 10 से कभी 11 या 12 भी हो जाती है, कभी रहता है कि 9 न्यूज या 8 न्यूज भी रहती है। फाइनल वो डिपेंड करता है किस तरह से क्या क्या न्यूज़ेस आई हैं। कभी होता है डियर कि कोशिश रहती है कि भाई लग रहा होता है कि ज्यादा न्यूज है, हमें 10 ही लेके जानी है ना। तो इस वजह से भी फिर वो नेक्स्ट आगे कहीं ना कहीं आपकी डिस्कस होती है। अगर कोई न्यूज कभी कोई स्किप भी होती है तो फाइनल वो आगे पूरे वीक में कवर की जाती है। ठीक है डियर, तो ये पूरा कंपाइल्ड सेशन होता है। जो बिल्कुल पहले से सेशन कर रहे हैं वो सभी इस चीज को समझ रहे होंगे, जो न्यू ईयर है फाइनली वो समझेंगे किस तरह से हम थ्योरी से कनेक्ट करते हैं पॉइंट में फिगर के बिहाफ पर, जिससे हम न्यूज को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें और उसको आसान कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज हमारी क्या कहने वाली है। बिल्कुल यार, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवेल किए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, 29 डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स अनवेल किए हैं। और ये कहां पर किए हैं? वाराणसी में किए हैं, यानी बिल्कुल अपने संसदीय क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 29 डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको क्या किया है, अनवेल किया है। और यार इनके अमाउंट्स की अगर हम बात करें तो ये अमाउंट निकल कर आता है 12,100 करोड़, 12,100 करोड़, 12,100 करोड़ रुपए की 39 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका विमोचन किया है, उनको स्टार्ट किया है, अनवेल किया है डियर। अगर हम बात करें यहाँ पर इस समारोह में, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे और आनंदीबेन पटेल भी शामिल रही, जो कि यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है डियर, तो ये बहुत ही बिल्कुल प्रोमिनेंट है, हमें फाइनल ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट बनने वाले हैं यहाँ से, है ना। प्राइम मिनिस्टर की वाराणसी विजिट से और इस इनॉग्रेशन से क्या पॉइंट बनने वाले हैं डियर। फिगर आपको यहीं पर दिख रहा है इसी स्लाइड में, 12,100 करोड़ रुपए, 12,100 करोड़ रुपए की 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपको 2 पॉइंट यहां पर सीधे से आपको दिख रहे हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली ये आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं और न्यूज को कनेक्ट करते हैं किस तरह से हम इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपी 12,100 crores in his वाराणसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हम लोग एक फिगर क्रिएट करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोग फिगर क्रिएट करते हैं उसी तरह से जो भी न्यू ईयर है वो भी सीखते चलेंगे कि किस तरह से हम फिगर क्रिएट करते हैं, वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उस न्यूज को हम लॉन्ग टाइम तक क्या रख सकें, याद रख सकें। ठीक है, तो फर्स्ट इज पीएम
नरेंद्र मोदी, और इन्होंने डियर क्या किया है, अनवेल्स किए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अनवेल्ड unveiled 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है डियर। और ये कहां पर हुआ है भाई, वाराणसी, वाराणसी जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी है किसकी, मोदी जी की। और डियर हम बात करें अमाउंट की तो वर्थ आपका है 12,100, ठीक है, 12,100 करोड़। तो ये अमाउंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है डियर, कोई भी फिगर आता है, अमाउंट आता है, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट रहता है। तो इस तरह से आप न्यूज को कनेक्ट करेंगे, जो भी न्यू ईयर है डियर आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से आपको एक फिगर क्रिएट करना होता है। जो भी न्यूज हमारी होती है, जो हेडलाइन होती है, उस हेडलाइन को हमें इस फिगर में क्रिएट करना होता है। और इस फिगर के बिहाफ पे ही अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स एडिशनल बनेंगे वो इसी फिगर में हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो मेनली फिगर मैं ये क्रिएट कर देता हूं, इसमें जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, इससे नेक्स्ट देखेंगे, इससे नेक्स्ट देखेंगे, आप वो इसी फिगर में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और डियर बिल्कुल नोटबुक लेकर अपनी बैठ जाइए, है ना, सेशन के साथ ही आपको नोट करते चलना है, जिससे आप आसानी से ध्यान रख पाए, और सेशन के साथ ही आपको सारी न्यूज, सारी फैक्ट्स आप कनेक्ट कर पाए, ठीक है डियर। चलिए फर्स्ट स्टेज चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज अगर हम बात करें तो यहां पर क्या आ रहा है, अराइविंग हेयर फ्रॉम गोरखपुर, अराइविंग हेयर फ्रॉम गोरखपुर द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। डियर यहाँ पर एक रेलवे लाइन का भी इनॉग्रेशन किया गया है ना, रेलवे लाइन को भी हरी झंडी दिखाई गई है मोदी जी के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है कहां से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से कहां तक, सोननगर रेलवे लाइन तक, सोननगर रेलवे लाइन तक, सोननगर रेलवे लाइन, सोननगर रेलवे लाइन तक ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डियर अगर हम बात करें तो इसका भी शुभारंभ किया गया, सोननगर रेलवे लाइन का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है डियर, फ्रेट कॉरिडोर है, इसका भी न्यू रेलवे लाइन तक का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, लॉन्च्ड किया गया है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है डियर। तो ये भी एडिशनल पॉइंट है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ मोर देन ₹6,760, 6,760 करोड़ का अमाउंट है यहाँ पर। ये अमाउंट है, न्यू लाइन विल बी फैसिलिटेट फास्टर एंड मोर इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिससे गुड्स, माल बिक्री की चीजें और आसानी से मूवमेंट हो सके, है ना, एफिशिएंट हो सके, प्रोमिनेंट हो सके। तो फाइनली इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर रेलवे लाइन का भी शुभारंभ किया गया है। 6,760 करोड़ रुपए से अधिक लागत का निर्माण यहाँ पर किया गया। तो ये अमाउंट आपको फिगर ध्यान रखना है, ये इसी से कनेक्ट करेगा, आप मेन फर्स्ट फिगर में ही इस पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, जैसा पहले ही मैंने बताया एज अ इंफॉर्मेशन। अर्लियर इन गोरखपुर द प्राइम मिनिस्टर अटेंड द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ गीता प्रेस एंड लॉन्च्ड 2 वंदे भारत एक्सप्रेस। बिल्कुल यार, यहाँ पर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू की गई है यहाँ पर। इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी भाग लिया है इन्होंने, में भाग लिया, और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ किया है, ठीक है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया है। तो ये एडिशनल फैक्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरी न्यूज जो है हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज डियर आ रही है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि आप जानते हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। यहां पर एज अ इंटरिम हम बात करें डियर, इंटरिम मतलब होता है अंतरिम, ये वर्ड सबसे पहले बजट में यूज किया गया था, जो हम इंटरिम बजट बोल देते हैं। तो इंटरिम यहां पर अपॉइंट किए गए हैं, इंटरिम चेयरपर्सन बनाए गए हैं, इंटरिम चेयरपर्सन निकल कर आ रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट से न्यूज है। इंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंटेड और किनको अपॉइंट किया गया, जस्टिस सेव कुमार सिंह को, ठीक है, जस्टिस सेव कुमार सिंह, जस्टिस
शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो ये डियर नेम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये नेम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जस्टिस शिव कुमार सिंह जी का। ये एज अ इंटरिम चेयरपर्सन बनाए गए हैं, या एक्टिंग चेयरपर्सन भी हम बोल सकते हैं। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। जब कोई अपॉइंट होकर आ जाएंगे परमानेंटली, तो फिर फाइनली ये उस पद से हट जाएंगे। ठीक है, अभी इनको ये इंटरिम चेयरपर्सन बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह। ठीक है, किसके? एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है डियर, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकता है। एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो इसी तरह से फिगर आप कनेक्ट कर लेंगे, है ना। इंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंटेड हुए हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह, कहां पर? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट इस बात करें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस शिव कुमार सिंह एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टिल अ न्यू चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड। तो बिल्कुल अभी हमने वही पॉइंट देखा, जस्टिस, है ना। ये बिल्कुल यहाँ पे अधिसूचित कर दिया गया है, नोटिफाइड कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। किसके द्वारा? ये नोटिफिकेशन किसके द्वारा? अभी केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? नोटिफाइड कर दिया, नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, इतना पॉइंट आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करें तो क्या बात कर रहे हैं भाई, यहां पर बात हो रही है कि ये जो अधिसूचना जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई डियर? तो बहुत ही सिंपल सा भाई, MOEF एंड CC। अब ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा फाइनली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इफेक्ट में लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। The appointment was made of the retirement of Justice आदर्श कुमार गोयल। डियर, यहां पर जो रिटायरमेंट निकल कर आया वो किसका? आदर्श कुमार गोयल जी का आया। इसी वजह से फाइनल ये हमें इंटरिम अपॉइंटमेंट करना पड़ा, है ना। तो रिटायरमेंट किसका हुआ है? रिटायरमेंट हुआ है आपका जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी का। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल जी का यहां पर क्या हुआ है? रिटायरमेंट हुआ है। तो ये रिप्लेस किया है शिव कुमार सिंह ने। जस्टिस शिव कुमार सिंह ने किसको रिप्लेस किया है? आदर्श कुमार गोयल जी को रिप्लेस किया है। ये यहां पर क्या इनका रिटायरमेंट निकल कर आया, उसी के बाद में ये इंटरिम अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला जस्टिस शिव कुमार सिंह का। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। एनजीटी की बात हो रही है, चेयरपर्सन की बात हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। कई बार आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एनजीटी क्या कर देती है? पेनाल्टीज वगैरह लगा देती है। पेनाल्टीज क्यों लगाती है? कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। हम बात करें अपने नेशनल पार्क्स की, हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, है ना, हम बात करें वहां से हाईवेज प्रोजेक्ट्स जा रहे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उनके रूल एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होता है, तो एनजीटी वहां पर एक्शन लेता है और फाइनली कोर्ट में मामला जाता है और फाइनल फिर उसका रिजल्ट आता है कि पेनाल्टीज वगैरह लगती हैं स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए फाइनली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें डियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है, इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पर रिलेटेड एक पार्क है जिसको अनवेल किया गया है। और ये पार्क भाई कहां पे अनवेल हुआ है? नोएडा में हुआ है डियर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। और ये बिल्कुल वेदास जो हमारे हैं, है ना, हम वेदास की बात करें, वेदास को दिखाता हुआ एंड उनके स्क्रिप्चर्स को दिखाता हुआ, कल्चर को दिखाता हुआ ये पार्क है। इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क है, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में फाइनली क्या किया गया है? अनवील किया गया है, अनावरण जिसका किया गया है। वेद वन, इसका नाम जो दिया गया है डियर, वो क्या दिया गया है? वेद वन दिया गया है, वेद वन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेद वन डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये बिल्कुल डियर, अब मैं देखिए 99.99% बोल सकता हूं, 100% तो जब आ जाएगा तो फिर आप खुद देख पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इस तरह से है। एसएससी का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, और यहां तक कि बैंकिंग के एग्जाम में के लिए भी ये बिल्कुल जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। बात करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्क हैज बिगन इन जनवरी 2021। भाई वेद वन जो है, वेद वन, ये जो पार्क है वेद वन पार्क, कहां पे अनवेल्ड हुआ है? ये अनवेल्ड हुआ है यूपी के नोएडा में। ठीक है, अनवेल किया गया है, अनवेल हुआ है यूपी के नोएडा में। और डियर इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये कब से स्टार्ट हुआ था? कंस्ट्रक्शन
इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था डियर, ये जैन 2021 से हुआ था, जनवरी 2021 से हुआ था। और द पार्क नेम्ड वेद वन वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। भाई किसने अनवेल किया है? तो सीएम साहब ने किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? अनवेल किया गया है। वेद वन पार्क है, यूपी के नोएडा में शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है डियर, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, सीधा वन लाइनर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट फैक्ट है, कनेक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देश का पहला वैदिक थीम पार्क होगा नोएडा के उत्तर प्रदेश के सेक्टर 68 में खुल गया है। नोएडा ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है, सेक्टर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डियर अगर हम बात करें इसमें जो लागत आई है वो कितना आई है, कॉस्टिंग कितनी है, तो कॉस्ट है डियर 27 करोड़। 27 करोड़ का यहाँ पर इस पर क्या आया है? खर्च आया है। ठीक है, 27 करोड़ इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है। ठीक है, 27 करोड़। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं डियर, 50,000 से अधिक प्लांट्स हैं, 50,000 से अधिक यहाँ पर क्या है? प्लांट्स हैं। और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं दैट आर मेंशन, जो कि हमारे वेदास में क्या है, जिनका वेदों में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो पार्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें बरगद की बात करें, कल्पवृक्ष की बात करें, है ना, कोकोनट की बात करें, नारियल की बात करें, है ना, बनियान ट्री की बात करें, कल्पवृक्ष हो, कोकोनट हो, एंड वेदास में जो हमारी चीजें दी गई हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, उन चीजों को बिल्कुल यहाँ पर दिखाया गया है वेद वन में। ठीक है, जिनका वेदों में उल्लेख किया गया है, जैसे कि बरगद हो गया, कल्पवृक्ष हो गया, नारियल हो गया, इस तरह के पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कॉस्टिंग 27 करोड़ है डियर। सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल कनेक्ट करते जाइएगा मेन फिगर में। नेक्स्ट इज, आगे बात करें तो डियर बोल रहे हैं, इट विल आल्सो हाईलाइट excerpts फ्रॉम द 4 वैदिक लिटरेचर पीस। जो 4 वैदिक लिटरेचर पीस है हमारे, हम बात करें डियर ऋग्वेद की, हम बात करें अथर्ववेद की, हम बात करें यजुर्वेद की, हम बात करें सामवेद की, के अंशों को भी यहां पर क्या किया गया है? उजागर किया गया है। इसी वजह से इस पाक का नाम वेद वन है। यानी जिस थीम पर ये बेस्ड है उसी थीम को ध्यान रखते हुए यहाँ पर चीजों को दिखाया गया है और किया गया। दीवार पेंटिंग शामिल है, मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है, लेजर शो के माध्यम से उनको उकेरने की कोशिश की गई है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो आई होप इतने सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। यूपी के नोएडा में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? इनॉग्रेट कर दिया गया है डियर, है ना। कॉस्टिंग कितनी आई निकलकर? 27 करोड़। ठीक है, 27 करोड़ इसकी कॉस्टिंग है। इनका कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ था? तो जनवरी 2021 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। ठीक है डियर, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डियर एज वेल एज बिल्कुल टू द पॉइंट आ रही है। भारत पे की बात करें, भारत पे ने अपॉइंट किया है फॉर्मर रोजर पे एग्जीक्यूटिव। फॉर्मर रोजर पे के एग्जीक्यूटिव रहे हैं पंकज गोयल जी। तो पंकज गोयल जी को यहाँ पे भारत पे ने सीटीओ के रूप में अपॉइंट किया है। सीटीओ दैट इज चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में फाइनली इनको क्या किया गया है? अपॉइंटेड किया गया है। चलिए फटाफट से देखते हैं, कनेक्ट करते हैं न्यूज को, है ना। तो डायरेक्टली नेम आ जाएगा भाई, नेम क्या है? अपॉइंटेड पंकज गोयल जी। तो बिल्कुल कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एक तरफ हमने नाम लिख लिया पंकज गोयल, पंकज गोयल अपॉइंटेड, या अपॉइंटमेंट से न्यूज है तो अपॉइंटमेंट लिख दिया। अपॉइंटमेंट, भाई ये अपॉइंटमेंट कहां पर हुआ है? तो भारत पे में हुआ है एज अ CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है डियर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है डियर, क्या होगा? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। बहुत ही सिंपल सा है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है, सीटीओ, एज अ सीटीओ इनको अपॉइंट किया गया है। पंकज गोयल जी की बात करें, इससे पहले ये डियर क्या थे? इससे पहले ये क्या थे? एग्जीक्यूटिव थे। एग्जीक्यूटिव कहां पे? रोजर पे, रोजर पे। ठीक है, तो प्रीवियसली गोयल सर्व्ड एज द हेड ऑफ द पेमेंट्स इंजीनियरिंग एट रोजर पे। हाँ, एग्जीक्यूटिव बात करें या फिर हम इनको बोल सकते हैं पेमेंट्स इंजीनियरिंग। ठीक है, हेड ऑफ पेमेंट्स इंजीनियरिंग, हेड ऑफ पेमेंट्स इंजीनियरिंग। ठीक है डियर, रोजर पे। और अब ये यहाँ पर क्या हो गए हैं? सीटीओ हो गए हैं। एज अ सीटीओ भारत पे ने इनको क्या किया है? एज अ अपॉइंट किया है। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। वन लाइनर पॉइंट है, वन लाइनर फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट डियर बिल्कुल न्यूज निकल कर आ रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर
बनाई गई हैं श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर अपॉइंट की गई हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ASICS, है ना, ASICS, एसिसिक्स इंडिया की प्राइवेट लिमिटेड, एसिसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है किसको, श्रद्धा कपूर को। ठीक है, तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर श्रद्धा कपूर एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एज अ ये क्या बनाई गई है, न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, न्यू ब्रांड एम्बेसडर, न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है एसिसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, स्पोर्ट्स गियर कंपनी है, स्पोर्ट्स गियर कंपनी यानी स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स फुटवियर, स्पोर्ट्स आपके स्पोर्ट्स गारमेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स गियर कंपनी एसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एज अ वन लाइनर फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, जो भी डियर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई अभी बताइए इस कंपनी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, या श्रद्धा कपूर को कहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो एसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डायरेक्टली इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स अगर बनेंगे तो बिल्कुल देखते हैं यार। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं फर्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ये निकल कर आ रही है, हमारी एक एमओयू साइन अप हुआ है इंडिया का किसके साथ डियर, पनामा के साथ। इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद पनामा फॉर इलेक्टोरल कोऑपरेशन। भारत ने चुनाव निगम के लिए पनामा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए गए हैं, एमओयू साइन अप किया गया है किसके साथ, पनामा के साथ। किस चीज को लेकर, इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन को लेकर। ठीक है डियर, इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन को लेकर डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ, इंडिया ने किसके साथ इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन को लेकर एक एमओयू साइन अप किया है, तो वो साइन अप किसके साथ किया है, वो साइन अप किया गया है पनामा के साथ। ठीक है डियर, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं, फटाफट से कनेक्ट करेंगे, किस तरह से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट इज इंडिया साइंड एन ओएमयू, साइंड एन एमओयू, और ये एमओयू डियर किसके साथ साइन अप हुआ है, पनामा के साथ, पनामा सिटी के साथ, है ना। और किस चीज को लेकर है डियर, इलेक्टोरल, किस चीज को लेकर है ना, किस चीज को लेकर है, इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये है, पनामा सिटी के साथ साइन अप हुआ है, इंडिया ने किया है। ठीक है डियर, चलिए सीधा सा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स। अगर हम बात करें डियर, नेक्स्ट इज आर 3 मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब 3 मेंबर्स होते हैं डेलीगेट्स लेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई, श्री राजीव कुमार हैं। इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, श्री राजीव कुमार। ये हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये। ठीक है, बिल्कुल आपको इनका नाम ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ऑफ इंडिया, श्री राजीव कुमार हेल्ड इंटरेक्शन विद द प्रिसाइडिंग मैजिस्ट्रेट इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा मिस्टर अल्फ्रेडो जोनिका वेंडेके on strengthening collaboration and knowledge exchange between the two election management bodies. two election management bodies आ जाएंगी, EMB जो लिखा है डियर, election management bodies हैं, इनके बीच में क्या होगा, knowledge exchange होगा, है ना। और आपका क्या होगा, strengthen होगा collaboration, दोनों मिलकर अपनी जो है मजबूत करेंगे किसको, आपकी चुनाव प्रक्रिया को, चुनावी न्यायाधिकरण और
को, ठीक है। तो सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मजबूत करने के लिए पनामा के चुनावी न्यायाधिकरण पीठासीन मजिस्ट्रेट श्री अल्फ्रेडो जंका वेडहेज के साथ बातचीत भी की गई है। तो इनका नाम मोस्टली थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इनके साथ श्री राजीव कुमार जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, या जो यहाँ से पूरा एक ऑफिशियल दल गया, फाइनली उन्होंने उनसे बातचीत भी की है। तो चुनावी न्यायाधिकरण के पीठासीन मजिस्ट्रेट कौन है? श्री अल्फ्रेडो जंका वेंडे हेक, ठीक है। तो इनका नेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख लेता हूं, मिस्टर अल्फ्रेडो जुनका वेंडे हेके, ठीक है डियर। तो बस इतना ही आपको डायरेक्टली पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बिल्कुल अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है, और ये अपॉइंटमेंट एज अ सीईओ के पद पर आ रहा है, और यहां पर बात हो रही है एफपीएसबी इंडिया की। एफपीएसबी इंडिया ने कृष्ण मिश्रा को एज अ न्यू सीईओ अपॉइंट किया है। न्यू सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया एफपीएसबी इंडिया ने, ठीक है डियर। तो नाम क्या है? कृष्ण मिश्रा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको यहां पर नेम लिख देना है, कृष्ण मिश्रा, ठीक है, कृष्ण मिश्रा। तो कृष्ण मिश्रा जी का नाम आ जाएगा, कृष्ण मिश्रा, है ना। अपॉइंटमेंट है डियर, अपॉइंटमेंट है। आई होप बिल्कुल इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी डियर, है ना। अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टली क्लिस्टर क्लियर होगा। अप्रॉक्स हम लोग किस न्यूज पे हैं? 4th या 5th नंबर की न्यूज है ना। तो अपॉइंटमेंट है डियर, है ना, कृष्ण मिश्रा जी का, कृष्ण मिश्रा जी का। और ये अपॉइंटमेंट जो है कृष्ण मिश्रा जी का है, कहां पर है डियर? तो एफपीएसबी इंडिया में, एफपीएसबी इंडिया में। एफपीएसबी क्या है? तो डियर बिल्कुल इसका फुल फॉर्म हमें देखना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है डियर। और ये एज अपॉइंट हुए कृष्ण मिश्रा जी एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इफेक्ट में कब से आए डियर? इफेक्टेड 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 से ये डियर क्या हुए हैं? इफेक्ट में आए हैं, 1 अगस्त 2023, ठीक है। एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण मिश्रा इनका नाम है, कृष्ण मिश्रा इनका नाम है, अपॉइंट हुए हैं एफपीएसबी इंडिया में, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया। इतने पॉइंट वन लाइनर आपको ध्यान रखने हैं। इतना क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, मैं देख लूंगा, है ना। बिल्कुल क्लियर, इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए चला जाए आगे, चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे डियर। बिल्कुल रिवाइज करते रहिए, इसी तरह से पॉइंट्स और फैक्ट को ऐड करते रहेंगे, और भी आगे अभी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बिल्कुल लिंक को अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो पाए डियर। बिल्कुल ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट डियर हमारी न्यूज निकल कर आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ पर CWG की मीटिंग हुई है, हम्पी सेट टू बिगिन ऑन 10th जुलाई। 10th जुलाई को फाइनली ये मीटिंग आपकी शुरू होगी। कर्नाटका 3rd G20 मीटिंग की बात हो रही है, 3rd G20 मीटिंग बात हो रही है। और ये CWG क्या है भाई? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए, थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए कि CWG मीटिंग जो है हम्पी सेट टू बिगिन ऑन 10th जुलाई से शुरू हुई है कर्नाटका के हम्पी में। अच्छा बताइए, हम्पी स्मारक की बात आ रही है। हम्पी स्मारक आपने सुना होगा। हम्पी स्मारक हमारा किस नोट के बैक साइड में है? हम्पी स्मारक, अगर हम नोट्स की बात कर लेते, चलो आज नोट्स की बात कर लेते हैं भाई। नोट्स के बैक साइड में क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें डियर 2000 के नोट के बैक साइड में, तो भैया बताते जाओ 2000 के नोट के बैक साइड में क्या है? 2000 रुपए के नोट में बैक साइड में क्या है? वैसे तो ये नोट हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल लीगल टेंडर है अभी, लेकिन फाइनली आरबीआई ने दे दिया है डिक्लेरेशन। फाइनली आप सभी को पता है कि भाई ये नोट हमें क्या करना है। अगर आपके पास है तो आप बैंक जाकर उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, और फिर वो टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। और डेट क्या दी गई है? 23 सितंबर। आई थिंक मैं सही बता रहा हूँ, है ना। एक बार चेक करिएगा, मतलब मुझे करेक्ट करिएगा। मुझे ध्यान आ रहा है जो 23 सितंबर है ना। कुछ टाइम पहले ही अभी ये बात हुई थी, तो 23 सितंबर का टाइम दिया गया है। 23 सितंबर का टाइम, 23 सितंबर तक का टाइम दिया गया। क्या मैं सही हूं? अगर सही हूं तो बताइएगा भाई, ठीक है। 23 सितंबर,
अब 23 सितंबर आने तक शायद हो सकता है कि टाइम और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो 2000 के नोट के बैक साइड में क्या है भाई, 2000 के बैक साइड में नोट के क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM। 500 के नोट के बैक साइड में क्या है भाई, 200 के नोट के बैक साइड में क्या है, 100 रुपी के बैक साइड के नोट के बैक साइड में क्या है, 50 रुपी के बैक साइड के नोट में क्या है, 20 रुपी के नोट के बैक साइड में क्या है। बहुत ही सिंपल से फैक्ट्स एंड ईयर आप सभी का होमवर्क है, फाइनल ये कंप्लीट करके आना है आपको। 20 रुपी के बैक साइड के नोट में क्या है, एलोरा केव या अजंता केव्स, तो डियर कौन सी केव है, एलोरा केव्स, एलोरा केव। 10 रुपी के बैक साइड में नोट में क्या है, कोणार्क का सन टेम्पल है, सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसी को हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। सन टेम्पल को हम क्या किस नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोडा, पगोडा है डियर, ध्यान रखिएगा, इसको पकोड़ा मत करिएगा। इसके अलावा हम ब्लैक पगोडा की बात करें तो व्हाइट ब्लैक पगोडा है, तो डियर व्हाइट पगोडा भी है। व्हाइट पगोडा कहाँ है, ये भी डियर उड़ीसा में ही है व्हाइट पगोडा। और व्हाइट पगोडा हम किसे बोलते हैं, व्हाइट पगोडा बोलते हैं डियर किसको, जगन्नाथपुरी के टेम्पल को। ये क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स, एसएससी की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, एंड अदर स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स की बात करें, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कई बार पूछा गया है। व्हाइट पगोडा कहाँ है, उड़ीसा में है, किसे बोलते हैं, जगन्नाथपुरी के मंदिर को बोलते हैं। ब्लैक पगोडा कहाँ है, उड़ीसा में है, किसे बोलते हैं, आपका कोणार्क के सन टेम्पल को बोलते हैं, ठीक है भाई। 50 रुपी के बैक साइड में क्या है भाई, हम्पी स्मारक 50 रुपी के बैक साइड में ही है, हम्पी स्मारक 50 रुपी के बैक साइड में ही है, ठीक है। 500 रुपी के बैक साइड में क्या आइडिया, रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट है, ठीक है। अब 10 रुपी के 100 रुपी के बैक साइड में क्या है, 200 रुपी के बैक साइड में क्या है, ठीक है। 200 और 100 सांची स्तूपा किस नोट के बैक साइड में है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट से बात करते हैं। तो ये हम्पी में तीसरी G20 CWG बैठक हो रही है, 10 जुलाई से शुरू हुई है। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो डियर अगर हम बात करें CWG, बिल्कुल हमने बात की थी कल्चर वर्किंग ग्रुप, कल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो कल्चर वर्किंग ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ये थर्ड G20 मीट है, जो कि कर्नाटका के, है ना, कर्नाटका के हम्पी में शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है डियर, कर्नाटका के हम्पी में ये मीटिंग आपकी शुरू हुई है, ठीक है डियर। कर्नाटका के हम्पी में शुरू हुई है, और ये डियर कब शुरू हुई है आपकी, ऑन 10th जुलाई, 10th जुलाई। मीटिंग कौन सी है, CWG, बताया पहले ही आपको, CWG कल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है। कौन सी मीटिंग है, थर्ड G20 मीटिंग है CWG की, ठीक है। और सचिव जो है संस्कृति मंत्रालय के, कल्चर मिनिस्ट्री के अगर हम बात करें, कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गोविंद मोहन, सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गोविंद मोहन जी ने ये इन्फॉर्म किया है। तो एज अ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ये है, कर्नाटका के हम्पी में हुई है, थर्ड G20 कल्चर CWG है, यानी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एज अ इन्फॉर्मेशन है केवल, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूएस यात्रा के दौरान, भाई बिल्कुल यूएस यात्रा के दौरान, यूएस यात्रा के दौरान क्या हुआ था, एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, है ना। यूएस विजिट किसकी, अब देखो ऐसे कनेक्ट कर दिया ना, यूएस विजिट किसकी, पीएम साहब की। कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, किस एमओयू पे हस्ताक्षर हुए थे, एक एमओयू पर साइन हुए थे, एक एमओयू साइन किया गया था। कौन सा एमओयू साइन किया था, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो डियर कनेक्ट करने में तो आप बिल्कुल माहिर होते जा रहे होंगे, है ना, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं बिल्कुल, है ना। यूएस विजिट किसकी, प्रधानमंत्री की, कौन सा एक एमओयू क्या हुआ, साइन हुआ, किस पर, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिका भारत से तस्करी करके जो लाई गई 150 150 अप्रॉक्स कलाकृतियां हैं, उनको वापस कर रहा
है। दूसरा विषय है जीवित विरासत का दोहन है, जो हमारी विरासतें हैं, कल्चरल हेरिटेजेस हैं एंड अदर चीजें हैं, उनका उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद जैसी पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा करना है। ये अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये स्पेशल जो चीजें हैं, जो एक तरह से अमृत की तरह काम करती हैं, ये हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इनकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी। ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, पारंपरिक जो चीजें हैं, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्या चीज डिस्कस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी, कहां पर हुई है, कर्नाटक के हम्पी में हुई है ना। कौन सी मीटिंग है, थर्ड मीटिंग है। डेट इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो, डेट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगी, है ना। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर, यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट हो रहा है। द थर्ड थीम is to promote creative economic and industries, and the fourth one is promoting digital technology in preserving art forms with cultural values को ध्यान देना और इस पर फोकस करना। तीसरा विषय जो तीसरी मीटिंग रही यहाँ पर, चौथा सांस्कृतिक मूल्य के साथ कला रूपों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। डियर ये एडिशनल देखो, इस स्लाइड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो फाइनली आपके डायरेक्टली एग्जाम में बने, लेकिन जब हम इस तरह से डिस्कस करते हैं तो वो न्यूज हमें ध्यान रहती है, हम कहीं ना कहीं उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है भाई, बात हो रही है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है डियर। यहां पर इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम्स अ फर्स्ट अर्बन बॉडी बन गया है, फर्स्ट अर्बन बॉडी बना है, फर्स्ट अर्बन बॉडी बना है। किस मामले में, ईपीआर क्रेडिट को रिसीव करने के मामले में, रिसीव ईपीआर क्रेडिट, ईपीआर क्रेडिट। देखिए मैंने ऐसे इसको लॉन्गिट्यूडनली किया है, आप इसको कैसे फाइनली जैसे मैंने एरो बना के इस तरह से किया है, आप इसको अपनी कॉपी पे जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही फिगर क्रिएट करें, आप अपने तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आईएमसी यानी इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट अर्बन बॉडी बना है, क्या करने में, रिसीव करने के मामले में। कौन सा क्रेडिट, ईपीआर क्रेडिट। अब ईपीआर क्रेडिट क्या है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। ईपीआर क्रेडिट दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है डियर, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिसीव किया है किसने, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। अगर हम बात करें इन मध्य प्रदेश, है ना, हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट अर्बन बॉडी बना है, फर्स्ट अर्बन बॉडी बना है ये रिसीव करने के मामले में, फर्स्ट अर्बन body in the country to receive extended producers responsibility credit for recycling banned single use plastic items। भाई responsibility credit for recycling यानी बैन कर दिया गया सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स क्या कर दिए गए हैं, रिसाइकलिंग इनकी बैन कर दी गई है, रिसाइकलिंग बैन, ठीक है डियर। देश का पहला शहरी निकाय बनकर इसने क्या कर दिया है, इतिहास रच दिया है। तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टली आपके न्यूज में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फैक्ट पे ये आपका पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट बात करें तो देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इंदौर हैज इम्प्लीमेंटेड अ कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम विद इन द सिटी, यानी कंप्लीट बैन कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को, कंप्लीट बैन कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक को, कंप्लीट, वन सेकेंड इज कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। यार इस तरह से पॉइंट आप कनेक्ट करते चलिएगा, बिल्कुल उसी फिगर में जो मेन फिगर हमने बनाया था, है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है, द सिटी। मोरेवर अगर इसके अलावा और भी बात करें डियर, आप सभी को पता है इंदौर हैज बीन रिकॉग्नाइज, बहुत बार रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव 6 ईयर यानी कंटिन्यू 6 सालों से इसको क्या मिल रहा है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे में
इसको लगातार छठे साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है, सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता मिल रही है और ये लगातार 6 सालों से मिल रही है। किसको? इंदौर को। ठीक है डियर, चलिए बहुत अच्छे। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हो रही है, बिल्कुल आप सभी को पता है डियर, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे भी एज अ इन्फॉर्मेशन केवल दी गई है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आईएमसी एंड ईपीआर पोर्टल ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बर्डन्ड इज इट्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ईपीआर क्रेडिट वैल्यू। यहां पर अमाउंट निकल कर आ रहा है रुपी 8,100 थ्रू एन पैनल्ड एजेंसी फॉर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अंडर ट्रिपल पी मोड। भाई रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है आईएमसी ने ईपीआर क्रेडिट की अपनी पहली किस्त जो है पीपीपी ट्रिपल पी मोड के तहत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के लिए एक पैनलबद्ध एजेंसी के माध्यम से 81,800 रुपए है ना, ये यहाँ पर यह क्रेडिट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईपीआर पोर्टल पर अर्जित किया जाता है। किस पर अर्जित किया जाता है? पोर्टल पर अर्जित किया जाता है 8,100 रुपए, 8,100 रुपए ये क्रेडिट वैल्यू मिलती है फाइनली क्या करने के लिए, क्लियर आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो भी रिपोर्ट्स हैं फाइनली वो ऐसा बोल रही है। ठीक है डियर, बस एडिशनल फैक्ट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं, साथ में फैक्ट था तो मैंने ले लिया यहाँ पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एनएमडीसी की बात हो रही है यार। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अवार्ड मिला है इसको, भाई अवार्ड दिया गया है कौन सा, इसको अवार्ड मिला है मिनरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयर ब्रांड का, मिनरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किसको मिला है? एनएमडीसी को मिला है। ये अवार्ड मिला है किसको मिला है? एनएमडीसी को मिला है। और ये अवार्ड किसके द्वारा? एसोचैम अवार्ड्स दिए गए हैं। एसोचैम अवार्ड्स दिए गए हैं, दो तरह के अवार्ड्स हैं, मिनरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयर ब्रांड। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो डियर यहां पर हमने कैसे कनेक्ट करेंगे? एनएमडीसी, एनएमडीसी दैट इज नेशनल, एनएमडीसी दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड टू प्रेस्टिजियस अवार्ड। कितने अवार्ड दिए गए? टू प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दिए गए हैं, टू प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दिए गए हैं बाय द किसके द्वारा डियर? एसोचैम के द्वारा दिए गए हैं, एसोचैम के द्वारा दिए गए हैं, एसोचैम के द्वारा दिए गए हैं। एसोचैम दैट इज कैसे कनेक्ट करेंगे डियर? एसोचैम दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, तो एसोचैम के द्वारा दो प्रेस्टिजियस अवार्ड दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? एनएमडीसी को दिए गए हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, ये अवार्ड्स दिए गए। इतना क्लियर है आई होप बिल्कुल आपको। यार बिल्कुल रैपिड फायर के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल न्यूज खत्म होते ही हम लोग रैपिड फायर की तरफ चलेंगे। 2 स्टार्स आपको 6 स्टार बताए थे मैंने, भाई बोला था मैं हम लोग 6 स्टार डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 6 स्टार में से अभी तक हमने कितने? केवल 2 ही स्टार डिस्कस किए हैं। कितने डिस्कस किए हैं? 2 स्टार डिस्कस किए हैं। ठीक है, 2 स्टार में से कौन था? एक स्टार था आपका रिजर्व रेशियो को लेकर और दूसरा स्टार था आपका किसको लेकर? पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, जिनको हम पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टार ध्यान रख रहे हैं। और ये जो 6 स्टार मैं बोल रहा हूं, इन स्टार का मतलब ये है भैया अपना नाम भूल जाना, ये परसेंटेज मत भूलना, है ना। सबसे मेनली जो पॉइंट है वो ये है कि आप नाम अपना भूल सकते हैं लेकिन इनके जो परसेंटेज है वो नहीं भूलेंगे। आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है डियर, देखो कनेक्ट करता हूं। जैसे क्या होता है, कभी किसी चीज को हमें समझना होता है। जैसे क्या, एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलूं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भाई, बोला गया कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए तो श्री कृष्ण जी इतना रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। यार ये देखिए जो किया गया है सूरदास जी के द्वारा, ये गागर में सागर भरने की बात की गई है कि बहुत ज्यादा रोए। लेकिन क्या कोई इतना रो सकता है कि अपने आंसुओं से पैर धो सके? नहीं। लेकिन इसका मतलब कहने का इतना है कि भाई उतना बहुत ज्यादा एक्सेस, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वजह से ऐसा बोला गया है। तो वही इस वजह से मैं भी बोल रहा हूं यार, आपका एग्जाम हो, प्री एग्जाम हो,
कहीं भी हो, आप बोलोगे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं, आप बोलो प्रिपरेशन कर रहा हूं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, कभी भी कोई है तो पूछ सकता है आपसे, इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछा जाता है ना, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, परसेंटेज अपडेट होते रहते हैं, इनके क्या लूप होल्स हैं, क्या इनका इकोनॉमी में महत्व है, ये सारी चीजें, सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैंने आपको 6 स्टार बताने हैं और 6 में से मैं 2 स्टार आपको बता चुका, यानी एक है रिजर्व रेशियो और दूसरा है पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट। तो रिजर्व रेशियो में आपके 2 रेट्स निकल कर आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। पॉलिसी रेट्स और इंटरेस्ट रेट में आपके कितने रेट्स निकल कर आते हैं? 6 रेट्स, 5 रेट्स आपके निकल कर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई बिल्कुल ये न्यूज आपको क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं। एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का, वन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई कौन सा लार्जेस्ट है? 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे ही पॉइंट हम लोगों को निकालने होते हैं और उनको ध्यान रखना होता है। 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। अगर हम बात करें भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक और दुनिया के 6ठे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एनएमडीसी देश के खनिज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है? भाई बिल्कुल, आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ सर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? एनएमडीसी जो एस्टेब्लिश हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ है? एनएमडीसी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1958 में। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1958 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इज अ स्टेट कंट्रोल्ड मिनरल प्रोड्यूसर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ओनर कौन है डियर? तो ओन्ड बाय, ओनर कौन है? ओन्ड, ओ सॉरी, ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर ध्यान रखना है 1958। डायरेक्टली एनएमडीसी न्यूज में रहा है तो डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा, बताइए एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? स्टैटिक फैक्ट बन गया। स्टैटिक फैक्ट भी कहीं अलग से बनकर नहीं आते, जो भी न्यूज कहीं ना कहीं डिस्कशन में रही है वही वहीं से आपका पूछ दिया जाता। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें डियर, बात हो रही है इंडियन एंड यूएस नेवी कंडक्ट, हम बात करें सैलवैक्स एट कोच्चि। कहां पे ये नेवल एक्सरसाइज हुई है? कोच्चि में हुई है। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डियर, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडियन एंड यूएस नेवीज कंडक्ट सैलवैक्स, ये कंडक्ट किया गया, एक नेवल एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच में? इंडिया एंड यूएस के बीच, इंडिया एंड यूएस के बीच। ठीक है डियर, इंडिया एंड यूएस के बीच। और फाइनल ये एक्सरसाइज कहां हुई है? कोच्चि में हुई है, कोच्चि में हुई है। ठीक है डियर, चलिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स नेवीज कंडक्ट देयर 7th एडिशन है डियर। 7th एडिशन, कौन सा एडिशन है भैया? 7th एडिशन, 7th एडिशन है। ठीक है, और नाम क्या है? सैलवैक्स, SALVEX, सैलवैक्स 2023। कहां पर हुआ है भाई? कोच्चि में हुआ है, कोच्चि में हुआ है। ठीक है, और एक्सरसाइज किसके किसके बीच की है? इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस। ठीक है, इंडिया एंड यूएस 7th एडिशन सैलवैक्स नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। इसको कलर में चेंज कर लेता हूं, नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है डियर, नेवल एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल इतना आपको क्लियर हुआ होगा डियर। और ये कब से? 26 जून से 6 जुलाई तक केरल के कोच्चि में अपना 7वां संस्करण बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान, है ना, अभ्यास सैलवैक्स को आयोजित किया है। सैलवैक्स को आयोजित किया है। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 26 जून से और ये 6 जुलाई तक फाइनली रहा है। ठीक है, कोच्चि में हुआ है। सैलवैक्स ध्यान रखना है, इंडिया एंड यूएस के बीच है। ठीक है, इसका भी कंपाइल्ड, देखिए सारी चीजें जो भी है कंपाइल्ड आपको मिलता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको डेली सेशन में कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना, डेली कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भाई बात करें तो 2 नेवीज हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन ज्वाइंट सैलवेज एंड ईओडी एक्सरसाइजेस सिंस 2005। भाई दोनों नौसेनाएं 2005 से संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। कब से कर रही हैं? 2005 से कर रही हैं। और ये कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था, 7th एडिशन था। और ये कहां पर देखने को मिला है? हमें कोच्चि में देखने को मिला है। किसके किसके बीच है? इंडिया एंड यूएस के बीच है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल पॉइंट आपको नोट करते ही याद हो जाता है। बस ये है कि एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है ना। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कभी बैठे हुए हो, कोई चीजें करके आए हो, तो थोड़ा सा क्या कर सकते हो, पेजेस पलट सकते हो अपने फाइल के, जहां पे भी आप, या जिस कॉपी में, जिस डायरी में आप नोट कर रहे हो। लेकिन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, है ना, और ये फिगर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तरीका और ये प्रयास अच्छा लगता है तो भाई फटाफट से लाइक करते चलो, इसमें कंजूसी मत करो, है ना। जितने भी लोग क्या कर रहे हो, देख रहे हो सेशन को, कम से कम उतना लाइक करो।
ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिससे वो भी कनेक्ट हो सके, एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जा सके और बिल्कुल अच्छे तरीके से जम के क्या किया जा सके। हम रैपिड फायर की बात करें, हम स्टैटिक जीके की बात करें, हम क्वेश्चंस की बात करें, है ना, एक इंथुजियाज्म आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है अंदर से, होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब चैट बॉक्स रन करता है तो फाइनल पूरी तरीके से अभी बिल्कुल चलते हैं, चलो, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आ रही है और ये ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रही है नंबूथरी की। नंबूथरी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया डियर। ये प्रतिष्ठित चित्रकार थे, आर्टिस्ट नंबूथरी, आइकॉनिक इलस्ट्रेटर, पास्ड अवे डियर। ये कल्चर्स और बहुत सारी चीजों को उकेर देते थे, है ना, कलाकृतियों से अपनी, और नंबूथरी जी का इनका निधन हो गया डियर। हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 13 सितंबर 1925 को हुआ था। एज अ इंफॉर्मेशन बताया गया है, डायरेक्टली ये एग्जाम में इनसे इनका जन्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। आई होप, देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, बस डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए अभी हाल ही में नंबूथरी जी का निधन हुआ है, इनका निधन जो हुआ है ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा कि ये आर्टिस्ट, ठीक है डियर। डाई कब हुए, 7 जुलाई को इनका निधन हो गया है, और कहां पे, कोट्टाकल में निधन हुआ है। जन्म इनका पोन्नानी में हुआ था, पोन्नानी में हुआ था, ठीक है डियर। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट इज, भाई कैसे कनेक्ट करेंगे, के एम वासुदेवन नाम्बूथरी, के एम वासुदेवन नाम्बूथरी, के एम वासुदेवन नाम्बूथेरी, के एम वासुदेवन नाम्बूथेरी क्या हो गए हैं, पास्ड अवे, पास्ड अवे, निधन हो गया है ना। और डियर ये आपके, अगर हम बात करें तो ये क्या है, आर्टिस्ट हैं आपके, आइकॉनिक इलस्ट्रेशंस, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आर्टिस्ट हैं, आइकॉनिक, आइकॉनिक इलस्ट्रेशंस, आइकॉनिक इलस्ट्रेशंस, ठीक है डियर। मैनी मैथिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको इन्होंने फाइनली दिखाया इन मलयालम लिटरेचर, पास्ड अवे, मलयालम लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, एट कोट्टकल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में इनका निधन हुआ है। जिनके प्रतिष्ठित मलयालम साहित्य की झलक दिखती है, मलयालम साहित्य, भाई ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, मलयालम आपका लिटरेचर है ना, ये भी पॉइंट मुझे कनेक्ट करना है, मलयालम लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे। आई होप ये आपको जिस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं अच्छा लगता होगा, ठीक है, एक नया तरीका मिलता होगा। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है डियर। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, बिल्कुल स्टैटिक जीके के पार्ट में। देखिए स्टैटिक जीके हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन स्टैटिक जीके के साथ ही यहाँ पर कभी कभी होता है कि हम कंपाइल्ड चीजें डिस्कस करते हैं। कैसी चीजें डिस्कस करते हैं भाई, कंपाइल्ड फैक्ट, कंपाइल्ड फैक्ट्स। अब वो कंपाइल्ड फैक्ट्स हो सकता है सीए से रिलेटेड, कंपाइल्ड फैक्ट्स हो सकता है गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, जो थोड़ा स्टैटिक रहेगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से चलते हैं कंपाइल्ड फैक्ट में। आज हम देखें स्मॉल सेविंग स्कीम्स। डियर मैं आपको बता दूं, जो हमने स्टार की बात की थी, मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, जो हमने स्टार देखे थे, तो सबसे पहला स्टार जो हमने देखा, वो सबसे पहला स्टार जो था, वो स्टार क्या था, वो स्टार था रिजर्व रेशियो का, रिजर्व रेशियो। और रिजर्व रेशियो हमने आपको बताए थे, फटाफट से बताइए सीआरआर एसएलआर परसेंटेज, चैट बॉक्स में बताइए टाइप करके, चैट बॉक्स में सीआरआर परसेंट कितना, एसएलआर कितना 18%, सीआरआर कितना 4.50%, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, है ना, पता है नहीं पता है बिल्कुल टाइप करेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड स्टार जो था डियर, सेकंड स्टार हमारा क्या था, सेकंड स्टार था हमारा हमारा पॉलिसी रेट्स, क्या था, पॉलिसी रेट्स, पॉलिसी रेट्स, या फिर हम इंटरेस्ट रेट्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स। और इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें डियर, तो फर्स्ट इज रेपो रेट, सेकंड इज रिवर्स रेपो रेट, नेक्स्ट इज एसडीएफ, नेक्स्ट इज बैंक रेट। फटाफट टाइप करते जाइए, है ना, टाइप करते जाइए कमेंट बॉक्स में, परसेंटेज बताते जाइए, और दैट इज एमएसएफ। ये सेकंड स्टार था। सेकंड स्टार में रिवर्स रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट की बात करें 6.50, रिवर्स रेपो रेट की बात करें 3.35, एसडीएफ की बात करें 6.25, है ना, बैंक रेट की बात करें तो 6.75, एमएसएफ की बात करें तो ये भी बैंक रेट पर ही कैलकुलेशन होता है, तो 6.75%। तो ये सेकंड स्टार हो गया। थर्ड स्टार की बात करें तो डियर ये है आपका थर्ड स्टार, ये है आपका थर्ड स्टार। हमेशा ध्यान रखना है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के परसेंटेज डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछ दिए आते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे आते हैं डियर। सेविंग डिपॉजिट कितना बोला है, 4%, बिल्कुल ध्यान रखिए। मतलब पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स में कितने फीचर्स आए थे, 5, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा एंड पांचवा। रिजर्व रेशियो में कितने दो फीचर्स आए थे। हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करेंगे तो ये तीसरा स्टार है डियर, यहां पर भी पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, थर्ड इज, फोर्थ इज। तो पहला फीचर सेविंग डिपॉजिट कितना परसेंट, 4% है ना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कितने परसेंट, 7.7%। ये अपडेट होते रहते हैं, बहुत जल्दी अपडेट नहीं होते, लेकिन हाँ गवर्नमेंट यहाँ पे अपडेशन लेकर आती है। तो ये सेविंग डिपॉजिट कितना परसेंट है, 4% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कितना परसेंट है, 7.7% है। किसान विकास पत्र कितने परसेंट है, 7.5% है ना। और डियर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ कितना परसेंट चल रहा है, 7.1% चल रहा है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में 7% है टोटल। ये अभी हमने 4 ही देखे, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो और हमें 3 मिलेंगे, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, SCSS बोलते हैं। 4 हो गए थे, यानी पांचवा, छठा और सातवां। तो ये सातों जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के हैं, ये आपका तीसरा स्टार है। कभी भी मैं ये परसेंटेज पूछ सकता हूं, यहां पर कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई इफ बट नहीं चलेगा, आपको ये सारे परसेंटेज लर्न होने चाहिए, है ना। जैसे ही बोला जाए सुकन्या समृद्धि योजना, आप बोलेंगे सर 8%, सेविंग डिपॉजिट 4%, है ना। जो भी पूछा जाए आपको बिल्कुल बताना है ना, बिल्कुल बताना है जज्बे के साथ और किसके साथ, जोश के साथ, ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स कितना हो गया, 8.2% हो गया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कितना हो गया, 8% हो गया। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कितना हो गया, 7.5% हो गया। इसका एक और तरीका मैं बता दूं, शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो भाई। शॉर्ट में लिख दिया सेविंग डिपॉजिट SD 4%, ठीक है। इसको क्या लिख दिया, NSC लिखा भी हुआ है, NSC 7.7% हो गया, ठीक है। फिर देखो, तुम देख रहे होगे कि ये परसेंटेज डाउन होता चला आ रहा है। आप ऐसे ध्यान रखो, 4% है, फिर 7.7% है, फिर आपका 7.5%, ये क्या हो गया, KVP, है ना। KVP हो गया, कितने परसेंट है, 7.5% है। और फिर इसके बाद में क्या गया, PPF कितने परसेंट है, 7.1% है। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टार जो है, इसमें 7% नहीं आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखने। यहां पे आ जाओ तो ये क्या हो गया, SCSS 8.2% है, ठीक है डियर। फिर हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें, SSA की बात करें तो 8% है। फिर आ जाओ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स, MSSC, है ना, ये 7.5% हो गया, ठीक है। ऐसे शेड्यूल कर लेना, देखो 7.5 है तो परसेंटेज में लाइन से इसको लगा लेना, सबसे पहले 4%, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ठीक है। समझ पा रहे होगे मेरी जो बात मैंने बोली है। तो ये 3 स्टार हो गए, कितने स्टार हो गए, 3 स्टार्स हो गए। क्लियर है इतनी बात, 3 स्टार्स हो गए। इसके बाद में डियर अगर मैं बात करूं तो ये खैर मैं 4th स्टार भी लाया था, लेकिन चलिए आज हम 3 स्टार ही डिस्कस करेंगे, 3 स्टार इसी तक डिस्कस करेंगे। ये जो आगे पार्ट है ये हम आज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि अभी करेंगे तो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, मैचअप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, ठीक है। केवल इतना ही रखते हैं क्योंकि 7% इट इज इनफ, बहुत हो गया, ठीक है। तो इसको हम स्किप करेंगे आज, कल हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट इज, चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर, फटाफट से आप लोग आंसर करते चलेंगे, अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं डियर। फर्स्ट इज क्वेश्चन आ रहा है, किस तारीख से भारत की सभी पंचायतों को विकास परियोजनाओं को और राजस्व संग्रह के लिए डिजिटल भुगतान अपनाने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है आपके सामने, 30 जून, 15 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 15 अगस्त। डियर टाइम स्टार्ट होता है अब, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट से आंसर करेंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपको आंसर करना है और अपना देखना है क्वेश्चन आपका सही हो रहा है या रॉन्ग, ठीक है। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से, फास्ट। चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर डियर 15 अगस्त। 15 अगस्त से फाइनली इसको क्या कर दिया गया है, बोल दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 अगस्त होगा। और ये 15 अगस्त बिल्कुल हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, है ना। आजादी का अमृत महोत्सव तो हम मना ही रहे 75 साल, है ना। तो उसी के साथ ही हम लोग बिल्कुल 15 अगस्त से अपनी पंचायतों को कैसा डिजिटली करने वाले हैं, है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अडानी ग्रुप कोलैबोरेटेड विद विच ग्रुप टू लॉन्च द जीतेंगे हम कैंपेन। अदानी समूह ने जीतेंगे हम अभियान की शुरू करने के लिए किस समूह के साथ सहयोग किया है। 1975 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, 2007 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम या फिर 2001 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है, आप सभी को पता होगा, क्रिकेट तो इतना खेलते हैं ना, सब कुछ पता है। क्रिकेट से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्रिकेट से क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता है जो आपने सुना ना हो और गलत हो जाए, है ना। तो इस वजह से चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज, which of the following is not one of the products from Uttar Pradesh that receive the geographical indication GI tag। ये देखिए क्वेश्चन टाइप दूसरा हो गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उन उत्पादों में से एक नहीं है जिन्हें भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। कौन सा है जिसे टैग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखना, निगेटिव सेंस में क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछूं आज आप क्लास में हो, अभी देखो मैं क्वेश्चन पूछ दूं अगर, तो यहां पर बताइए, आज बताइएगा, और स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने पूछा आपसे, आज आप क्लास नहीं देख रहे हो, क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है।
क्यों सही है? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दिया कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये सही नहीं है ना कि आप क्लास नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप तो क्लास देख रहे हो, है ना? समझ पाए हो कि नहीं? बाद में समझना, सोचना जो मैंने बोला है, क्या बोला है और कैसे बोला है। अगर ये चीज समझ लोगे तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो निगेटिव अप्रोच के होते हैं, उनको तुम चुटकी में पकड़ दोगे। चुटकी में पकड़ना जहां तुम सीख गए, वहां तुम अपना टाइम क्या कर पाओगे? सेव कर पाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और अगर टाइम हो थोड़ा सा अपने टाइम को बचाने का, अगर थोड़ा भी फिक्र हो अपने टाइम को बचाने की, तो थोड़ा ध्यान से सुन के समझ लेना और इस पर विचार करेंगे फिर हम लोग आगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करते हैं, देखते हैं क्या राइट आंसर होने वाला है। तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा वाराणसी सिल्क साड़ी। भाई इसे जीआई टैग अभी हाल ही में नहीं दिया गया है, इन सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। 2024 में भारत के किस विद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आईटी बॉम्बे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर किसी और वजह से फाइनली आप समझ सकते हैं कि क्या चीज है ऐसी जो इसे स्पेसिफिक बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईटी बॉम्बे। फर्स्ट इज कौन सी रैंक है डियर? 149th रैंक है। कौन सी रैंक है? 149th रैंक है, और डियर 149th रैंक है, और इंडिया में क्या है? फर्स्ट रैंक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इज नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ आर्कडॉग। आर्कडॉग के पहले चरण की अनुमानित लागत क्या है? आर्कडॉग क्या है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था न्यूज में। तो 2.5 बिलियन डॉलर, 3.3 बिलियन डॉलर, 4.7 बिलियन डॉलर या फिर 5.2 बिलियन डॉलर। तो ये फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, टाइम शुरू हो चुका है। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, बिल्कुल देखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, है ना? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 3.3 बिलियन डॉलर। 3.3 बिलियन डॉलर। ठीक है डियर, 3.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच इंडियन एयरलाइंस became the first to cross the rupee 1 lakh करोड़ मार्केट कैप। कौन सी भारतीय कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है डियर? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो। तो डियर बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा फटाफट से देखते हैं। चलिए तो चलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिगो। इंडिगो इज द राइट नाउ, इंडिगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज Where did the Indian men's kabaddi team defend its Asian Championship title in 2023? भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने 2023 में अपने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब का बचाव कहां किया है? न्यू दिल्ली, इंडिया, टोक्यो, जापान, बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर ताइपे, ताइवान। तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे, देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या निकलने वाला है। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट इज Which restaurant from Kerala has been ranked 11th in the world of the most legendary restaurant list? केरल के किस रेस्तरां को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां की सूची में 11वां स्थान दिया गया है? तो डियर पैरागॉन, कालीकट पैरागॉन, फिग्लू मुलर, टुंडे कबाबी। तो डियर बात करें राइट आंसर की, तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग कर लेंगे और देख लेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या निकलने वाला है। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा पैरागॉन, है ना? पैरागॉन 11th नंबर पर, इसके अलावा टुंडे कबाबी और जो कालीकट पैरागॉन, कालीकट नहीं एक और था आपका, देखो नाम मैं भूल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का है, पीटर कैट, हाँ पीटर कैट, है ना? पीटर कैट और टुंडे कबाबी, इन दो को साथ में भी रैंक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पैरागॉन आपका 11th प्लेस पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट सिटी फॉर द 2023 क्लब वर्ल्ड कप। 2023 क्लब विश्व कप के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया? रियाद, जेद्दा, मेक्का या फिर मदीना। चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करिएगा, देखते हैं हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेद्दा हो जाएगा, है ना? राइट आंसर जेद्दा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम लोगों का रहा ये, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया टू विन इन द स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड गेम्स 2023? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं आपके? 101 मेडल्स, 150 मेडल्स, 202 मेडल्स या फिर 250 मेडल्स। डियर बात करें राइट आंसर की, तो 202 मेडल्स हो जाएंगे, है ना? तो ऑप्शन सी इज राइट नाउ डियर। इसी के साथ हम लोग चलते हैं लास्ट डे के क्विज आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। जो ये लास्ट डे का जो हमारा आंसर था वो था आंसर ए, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सेशन कंप्लीट होने के बाद। तो सेशन कंप्लीट होने पर आप वहां से जाकर पीडीएफ में जाके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप राइट आंसर को देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं, तो राइट आंसर हम लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यू आर अ विनर, अपने विनर का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो फटाफट से चलते हैं फर्स्ट विनर की तरफ। आज के हमारे फर्स्ट विनर है मोनजीत, कॉन्ग्रेट्स मोनजीत, बहुत अच्छे, वेरी गुड मोनजीत हमारे फर्स्ट विनर है आज के। सेकंड विनर की तरफ चले, सेकंड विनर है प्रणय नायडू और रोहित सिंह। प्रणय नायडू, रोहित सिंह सेकंड विनर, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, है ना? तो सेकंड विनर हमारे प्रणय नायडू और रोहित सिंह है। नेक्स्ट इज हम चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में हमारी सुरभि सिन्हा, सुप्रीति पंजा, सुप्रीति
पंजाब और फिर सीनू तिवारी, ये तीनों ही हमारे आज के थर्ड विनर हैं। इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया और ये टाइम के अकॉर्डिंग ये विनर्स डिसाइड किए जाते हैं। रिकॉग्निशन होता है, विनर तो आप सभी हैं, विनर आप सभी हैं, लेकिन ये रिकॉग्निशन है। चलिए नेक्स्ट इज वॉलंटियर की बात करें। वॉलंटियर में अगर बात करें तो पहले आ रहे हैं सरिता मौर्य और सोनम भारती। सोनम भारती जी की बात करें तो ये पहली बार नाम देखने को मिल रहा है, हमें पहली बार ये नाम देखने को मिल रहा है। सोनम भारती और सरिता मौर्य भी पहली बार नाम देखने को मिल रहा है। ये हमारी वॉलंटियर है डियर, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड डियर। जो भी न्यू ईयर है मैं उनको बता दूं, टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। ये जो टुडे क्विज क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर इसका राइट आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में सेशन इंड अप होने पर सबसे पहले ऑप्शन के साथ टाइप करेंगे तो आप हमारे फर्स्ट विनर हो सकते हैं, आपको ये रिकॉग्निशन मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो जो भी न्यू ईयर है डियर, तो अगर राइट आंसर आप बिल्कुल सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में ABCD टाइप नहीं करना है, जो ऑप्शन है पूरा आपको टाइप करना है सही स्पेलिंग के साथ। जो सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, दैट इज ऐसे ही सेकंड विनर, एज इट इज थर्ड एंड वॉलंटियर। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो डियर आज का क्विज क्वेश्चन रहा ये, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $600 मिलियन इन क्लाइमेट इनिशिएटिव्स? ऑप्शन ए UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी है आपका USA, ऑप्शन सी है आपका यूक्रेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और फाइनली कमेंट बॉक्स में राइट आंसर टाइप करिए और रिकॉग्निशन प्राप्त करिए। ठीक है डियर, तो बिल्कुल एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को, अपने स्टेशंस को कनेक्ट करना है। तो डियर चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है डियर, जुड़ते रहे हमारे साथ मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर स्टेशन में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.